नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जॉय स्टडी में। जैसा कि हम प्रहार मैगज़ीन डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। क्विक रिवीजन है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको तो हम डिटेल्स में व्याख्या देख लेंगे और जिनसे ऑप्शन से काम चल जाएगा, उन ऑप्शनों को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होना था, क्योंकि सेकंड लेक्चर हमारा 5 क्वेश्चन तक हो चुका है। तो थर्ड जो हमारा ये 6 क्वेश्चन 6 नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करें प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। ठीक है। दूसरा है, इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन ही यहाँ पे पर्याप्त है, तो व्याख्या नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी मध्य भारत एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना, ये हुआ है नई दिल्ली में। थोड़ा व्याख्या देखते हैं। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य और साथ ही साथ तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। यह 3 वर्षों के बाद विदेश मंत्रियों के स्तर पर पहला संवाद था, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार। जहाँ पे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये सब लिखा रहे, उसको एक बार जरूर देखें। हो सकता है यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्वेश्चन बना दिया जाता है, ऑप्शन गलत होने के चांस रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहली बार आयोजित किया गया। दूसरा है, इस सम्मेलन का विषय तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 6 और 7 जून 2025 को पहली बार, याद रखना, यूरोप के नीस शहर में आयोजित किया गया। फ्रांस में पड़ता है नीस, यहाँ पर आयोजित किया गया। मोदी जी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। याद रखना, वर्चुअली रूप से भाग लिया है, ना कि जो है फिजिकली रहे हैं। तो ये भी याद रखना। इस सम्मेलन का विषय रहा है तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना, जो कि हम ऑप्शन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद परगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग को जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। तीसरा ऑप्शन है, श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि डी। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या देख लेते हैं। याद रखना, हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं, श्री जो है टी रविशंकर, इनको 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। तो सदस्य हैं अंशकालिक, और इसका गठन याद रखना, आरओ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 16 याद रखना, 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ। 16वें वित्त आयोग की बात हो रही है। गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 2023 को। इसके अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो रह चुके हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। दूसरा है, यह पहल कागज रहित विधायी कार्यप्रणाली को सक्षम बनाती है, जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यह भी याद रखना, इस उद्घाटन के साथ जो पुडुचेरी है वो देश का 19वां विधानमंडल बन गया है, जिसने NEVA पोर्टल जो है अपनाया है। NVA पोर्टल जो है वो वर्चुअल रूप से कह सकते हो डिजिटलीकरण के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। युवा वैज्ञानिक का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान का सशक्तिकरण भारत में ये तीसरी बार आयोजित किया गया। तो जहाँ पे तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, उसको एक बार जरूर याद रखें। यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ग्लोबल यंग एकेडमी और साथ ही साथ में इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस और इंडिया नेशनल साइंस के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखना, इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये तीसरी बार नहीं है, ये पहली बार है। याद रखना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और ग्लोबल यंग एकेडमी साथ ही और संस्थान मिलकर भारत में पहली बार इसका आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो याद रखना, मंगोलिया में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट, आयोजन कहाँ हो रहा है? मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, यहाँ पे आयोजन हो रहा है। 14 से 28 जून के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। पिछला संस्करण जो हुआ था वह भी 2024 में जो हुआ था, वह भी मंगोलिया में ही आयोजन हुआ था। और यह अभ्यास पहली बार कब हुआ था? 2003 में हुआ था। पहली बार द्विपक्षीय ये था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होता था और साथ ही साथ मंगोलिया के सशस्त्र बल होते थे, इनके बीच में द्विपक्षीय होता था। लेकिन 2006 में जो है इसको क्या किया गया? बहुराष्ट्रीय कर दिया गया, यानी कि 2 देशों से अधिक देश भी इसमें भाग ले लें। तो इस बार का संस्करण जो 22वां था, बस ये याद रखना है। मेन बात आपको ये याद रखना है कि खान क्वेस्ट किनके किनके बीच होता है, बहुराष्ट्रीय है, कहाँ आयोजन हुआ, ये सब बातें। फिर है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपको बताना है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान एक साप्ताहिक अभियान है जिसका समापन गुजरात में हुआ। पहला ऑप्शन। इस अभियान की जो है वो शुरुआत 29 मई को हुई। तो याद रखना, इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि
29 मई को तो शुरुआत हुई, लेकिन ये साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें साप्ताहिक जो है उससे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखना 15 दिवसीय अभियान है, 15 दिवसीय अभियान है। और इसमें ये भी आप याद रखना कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, उसके 15वें और आखिरी दिन इसको गुजरात के बारडोली में इसका समापन हुआ, वहाँ पे संबोधन हुआ। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो याद रखना शुरुआत 29 मई को उड़ीसा में हुई थी। तो दोनों ऑप्शन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, इसका शुरुआत और इसका समापन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम का आयोजित किया। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना नई दिल्ली के विज्ञान भवन में का योग जो है कनेक्ट का आयोजन हुआ, और इस बार की जो थीम रखी गई, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग रखी गई। तो योग दिवस की थीम भी यही है, और ये जो योग कनेक्ट है इसका आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन हुआ, ये भी याद रखना। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में जा रहे हैं? याद रखना क्रोएशिया में साथ ही साथ जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ? याद रखना साइप्रस तो जा ही रहे हैं, इसके बाद कनाडा जा रहे हैं। कैपिटल इन सभी का याद रखना आपका। थोड़ा देख लेते हैं। साइप्रस गणराज्य जो है कनाडा और क्रोएशिया सहित 3 देशों की यात्रा संपन्न की मोदी जी ने। साथ ही याद रखना ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल, ग्रीस के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताया जा रहा है, उद्गम स्थल माना जाता है। यह प्राचीन यूनान की भूमि है। कौन सा? ग्रीस। इसके बाद जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु जो ये दार्शनिक हैं, इनका जन्म भी ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी ग्रीस में हुई थी 1776 ईसा पूर्व के आसपास। ग्रीस जो है वो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, और इसकी जो है सीमाएं भूमध्य सागर, एजियन सागर, आयनियन सागर से साथ मिलती है। इसमें 6000 से अधिक द्वीप हैं, जिसमें क्रेते है, रोड्स है और सेंटोरेनी, ये सब द्वीप प्रमुख हैं। तो एक बार मैप आप देख लेना। इसके बाद क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक बाल्कन देश है। ठीक है, तो बाल्कन देश को भी एक बार समय मिलेगा तो जरूर देख लेना। इसकी सीमाएं हंगरी हो गई, स्लोवेनिया हो गया, सर्बिया हो गया, ब्रोसिया हो गया और हर्जोगोविया, और साथ ही साथ एड्रियाटिक सागर से लगती है। याद रखना इसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेआरियोस से सम्मानित किया गया? तो मैकेआरियोस थर्ड है ये, इससे अलंकृत यानी सम्मानित किया गया। तो ये साइप्रस का सम्मान है। याद रखना राष्ट्रपति जो साइप्रस के हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस जो हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को साइप्रस के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस से अलंकृत किया यानी सम्मानित किया। याद रखना जो भी मोदी जी को पुरस्कार मिले हैं अलग अलग देशों को, उसको मिलान करने को क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। अचल 8 जहाजों की श्रृंखला में बना 5वां पेट्रोल वेसल है, इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा 8 जहाज बनेंगे टोटल मिला के, उसमें उस श्रृंखला में ये 5वां है, और ये पेट्रोल वेसल यानी पेट्रोल से चलता है, और इसका नाम क्या है? ये अचल है, दूसरे नंबर का है 8 में से। और 16 जून 2025 को गोवा में जो श्रीमती कविता हरबोला हैं द्वारा तटरक्षक कमांडर हैं, इनके ये और साथ ही साथ अपर महानिदेशक अनिल कुमार हरबोला, इनके उपस्थिति में औपचारिक रूप से इसको कमीशन किया गया यानी कि जलावतरण किया गया। ठीक है, इसके साथ ही ये भी याद रखना कि ये जो अचल है वो अपतटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निर्मित किया गया। तो याद रखना अटल दूसरे नंबर का है, 8 बेसल बनाने हैं, उसमें दूसरे नंबर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। रिंडर पेस्ट को मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है भारत के भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च जो है सुरक्षा पशु रोग संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा श्रेणी ए के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो याद रखना इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसको जो है ICAR जो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान है, इसको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, इसके द्वारा श्रेणी ए के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, यह घोषणा पेरिस में आयोजित जो WAOH के जो 92वें सत्र है इसके दौरान इसको की गई। तो इंपॉर्टेंट सिर्फ ये रखना है कि इसको मान्यता दी गई है, याद रखना श्रेणी ए के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, रिंडर पेस्ट जिसे कभी मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता था। तो उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेना, चूंकि पुरस्कृत किया गया है तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना ये जोधपुर में है, तो ये भी याद रखना। तो इसको थोड़ा व्याख्या फिर से देखते हैं। भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम का जो विषय था मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियां, जिसमें शुष्क एवं अर्धशुष्क परिस्थिति तंत्रों में सतत भूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में ने जो है बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया? तो याद रखना ये राज्य है मिजोरम।
तो मिजोरम जो है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और मिजोरम सरकार ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो मिजोरम राज्य है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। सिटी एक्सलरेटर प्रोग्राम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर देखें थोड़ा डिटेल्स तो सिटी एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम है वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही एक प्रमुख पहल है, ये भी याद रखना। और यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय जो शहर हैं उसमें आरटीएस को तेजी से अपनाया जाए, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन कहाँ गया। तो ये योग दिवस आयोजन कितने नंबर का था, 11वें नंबर का इंपॉर्टेंट होगा। वो योग कॉन्वेंट था जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो तो नई दिल्ली में हुआ, लेकिन ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है। तो इसका आयोजन जो हुआ वो विशाखापट्टनम में हुआ। थीम तो वही थी, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग इस बार की जो थीम रही है, ये थीम और साथ ही साथ आयोजन कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे हुआ। ठीक है, मोदी जी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की अपना, यहाँ उद्घाटन में मोदी जी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्रकलन समितियों में के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कौन, राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़। दूसरा ऑप्शन है, यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला ये जगदीप धनखड़ ने नहीं किया, याद रखना। लोकसभा के अध्यक्ष थे श्री ओम बिरला, इन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये महाराष्ट्र में ही हुआ, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया। ठीक है, तो इसको शुभारंभ किया है, याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 जून 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं, जिसमें श्री नारायण गुरु और साथ ही साथ महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप का शताब्दी समारोह यानी 100 साल पूरे हो जाने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। जो हुआ कब था, तो पहली बार जो ये सब मिले थे, वार्तालाप जो हुआ था वो 12 मार्च 1925 को हुआ था, उसी का 100 साल हुआ, उसी का आयोजन हुआ। तो महात्मा गांधी का यात्रा के दौरान ये शिवगिरी मठ में ये दोनों लोगों की मुलाकात 1925 में पहली बार हुई थी, तो इसी के 100 साल पूरे हुए। तो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके बाद है भारत जो है सरकार ने 26 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को स्वीकृति दी है। तो याद रखना, गौतम बुद्ध नगर में ये स्वीकृति दी गई है, गौतम बुद्ध नगर। इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का कार्यक्रम समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखना, तो ये नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये समुद्री सुरक्षा पर है और ये कोई कोस्टल यानी समुद्र से सीमा साझा करता वाले राज्य में ना आयोजन होकर इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है, तो याद रखना। ठीक है, तो 13 सदस्य थे, इन देशों ने इसमें हिस्सा लिया, अलग अलग देशों के मेंबर भी हिस्सा लिए। तो जो इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। जो एमएसएमई दिवस है 2025 उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगी। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अध्यक्षता कौन करेगा, कौन उद्घाटन करता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि इसी में क्वेश्चन फंसा लिया जाता है और गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ और अध्यक्षता इसकी द्रौपदी मुर्मू ने की, देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा है, जून 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया जाता है। तो याद रखना, संताल जो विद्रोह हुआ था 1855-56 के आसपास, उसी के याद में जो है हूल दिवस मनाया जाता है। थोड़ा इसको डिटेल्स में देखें तो 1855 में संथाल जनजातियों द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किए गए संथाल विद्रोह, इसी को हूल विद्रोह के नाम से याद किया जाता है। जो संथाल विद्रोह था, इसका अर्थ होता है विद्रोह या क्रांति। हूल का अर्थ क्या होता है, विद्रोह या क्रांति। तो इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो सिद्धू मुर्मू है, कानू मुर्मू, चांद भैरव, ये सब इन्होंने इसका नेतृत्व किया। इसके साथ याद रखना, इसकी शुरुआत 30 जून 1855 को भागलपुर जो अब झारखंड में पड़ जाता है उस क्षेत्र में हुआ था। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 2 साल पहले आयोजन इसका हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा है, इस मिशन में भारत शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भारत भी शामिल है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो भारत, जापान, आप जैसे क्वाड आपने नाम सुना ही होगा, क्वाड यानी 4 देश इसमें हैं, जिसमें यूएसए है, जापान है, अमेरिका है और साथ ही साथ भारत है। ठीक है, और तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसमें है। तो इसी का जो है क्वाड एट सी शिप जो है ऑब्जर्वेशन मिशन 1 शुरू किया गया है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान किसने लॉन्च किया। तो याद रखना, भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द्वारा एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें नामक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, जिस अभियान की जो शुरुआत हुई वो 22 मई 2025 को किया गया। यह पहल विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून से पहले तैयारियों के तहत की गई, यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस पड़ता है, उससे पहले जो पर्यावरण दिवस की तैयारियों के लिए इस दिवस को शुरुआत किया गया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन 2 मई 2025 को किया गया। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 मई को ही किया गया। व्याख्या देखें तो राष्ट्रपति श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने 2 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए इस पहल का शुभारंभ किया। और साथ ही मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है बिंझिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं। यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। दूसरा ऑप्शन है, इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो इसे बड़े जहाजों के लिए उपयुक्त बनाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और 1, 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में ना होकर अरब सागर में है, क्योंकि केरल वाला रीजन ये है और केरल जो है ये अरब सागर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो वही है, लगभग 20 मीटर इसका प्राकृतिक ड्राफ्ट है और इस दुनिया के सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग में से एक है। यह अरब सागर में केरल तट पर स्थित है और बंदर का विकास ये पीपी मॉडल पर होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को पद ग्रहण किया है? तो याद रखना, एंथनी अल्बनीज बने हैं प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। और प्रधानमंत्री के लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखना है। यूके के जो बने हैं, यूके के हैं कीर स्टारमर और कनाडा के हैं मार्क कार्नी, इसके बाद इटली के जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको सही कथन आपको इसमें से चुनना है। खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों और दिल्ली में आयोजन किया गया। खेलो इंडिया युवा खेलों में पहली बार ई स्पोर्ट्स को पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया। कौन सा? ई स्पोर्ट। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, तो इसका सही तो ये हो जाएगा, यह बिहार द्वारा जो है आयोजित पहला प्रमुख बहुविषयक खेल आयोजन है। इन 27 पदक खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय तथा नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष के जो आयोजन है वो पहली बार, याद रखना, एशियाई खेल कौन सा? सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। तो सेपक टाकरा को शामिल किया गया है, ये याद रखना, जबकि ई स्पोर्ट को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में जो है इसका आयोजन बिहार में, यानी कि उद्घाटन जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन, और ये बिहार में खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन भी साथ ही साथ किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 14 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में संशोधित ओवरसीज सिटीज ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ये याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। इस नए पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो ओसीआई कार्ड धारक हैं उनको एक सरल, आधुनिक और तकनीकी मुखी इंटरफेस प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी GLEX 2025 का 12वां संस्करण नई दिल्ली में 7 से 9 मई 2025 तक आयोजन किया गया। GLEX 2025 का जो विषय था, एक पृथ्वी एक भविष्य एक ब्रह्मांड है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसकी थीम क्या रही थी। तो पहला तो देख लें, 7 से 9 मई को हुआ, नई दिल्ली में हुआ वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025। इसके 12वें संस्करण का भी नंबर 12वां था ये, और ये 3 दिवसीय था। इसका जो विषय रखा गया, विषय यानी थीम जो थी, वो नई दुनिया तक पहुंचना है, इस बार की थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP13 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? तो याद रखना, अरुणाभ घोष हैं, अरुणाभ घोष, याद रखना, अरुणाभ घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है दक्षिण एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि वह नवंबर 2025 में जो ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाला है COP30, तो ये भी याद रखना कि COP30 कहाँ आयोजन होने वाला है? ब्राजील के बेलेम में। COP29 कहाँ आयोजन हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो COP30 जलवायु सम्मेलन में दक्षिण एशियाई आवाज को मजबूती से प्रस्तुत कर सके, ये इसके बारे में थोड़ा व्याख्या था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन आपको चूज करना है इसमें से। पहला है, केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 6वीं सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी है, जो SCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जाएगी।
दूसरा है, यह संयंत्र चेन्नई में स्थित होगा। इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 50 मिलियन यूनिट प्रति माह होगी। तीसरा ऑप्शन है, अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च जैसे प्रमुख उपकरण निर्माता अब भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और 1 और 3 ऑप्शन इसका यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो है एक और सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है। पहले से ही 5 सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माण अपने उन्नत चरणों पर हैं। तो ये कौन सा 66वें नंबर की है, ऑलरेडी 5 निर्माण हो रही हैं। तो याद रखना एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है और यह दोनों मिलकर जो है याद रखना, इसमें जो फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के क्षेत्र में एक वैश्विक प्रमुख कंपनी है और दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर YEID ये में जो है जेवर हवाई अड्डे के पास, तो चेन्नई में नहीं है, दूसरा ऑप्शन जो था चेन्नई में, तो वो गलत हो जाएगा। ये जेवर हवाई अड्डे के पास ये स्थापित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, 6वीं इकाई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा नामक 2 पहलों को किसके साथ मिलकर शुरू किया? तो याद रखना, विश्व बैंक के साथ मिलकर शुरू किया है। तो यूपी एग्रीज खेती में तकनीकी सुधार, ये भी याद रखना किसके लिए है यूपी एग्रीज, तो खेती में तकनीकी सुधार के लिए है योजना है और इसमें जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं उसमें लगभग 10 लाख किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के तहत लाभ दिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए विश्व बैंक 2737 करोड़ का ऋण दे रहा है, जबकि यूपी सरकार 1166 करोड़ का योगदान दे रही है। इसके साथ ही एआई प्रज्ञा योजना को भी याद रखना, ये प्रदेश के यानी यूपी सरकार की ही योजना है एआई प्रज्ञा। ये प्रदेश के युवाओं जिसमें 10 लाख तक को एआई जो है और मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा जैसे डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना बनाई गई है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश तीर के विषय में। हाल ही चर्चा में रहा आकाश तीर क्या है, आपको बताना है। तो यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइल का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने को स्वचालित प्रणाली है। यह पूर्णतः भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है। तो अलग अलग सोर्सों में हमने देखा है कि इसका जो स्वदेशी रूप से ही इसका निर्माण किया गया है, तो इसका ऑप्शन इसलिए सी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा इसमें थोड़ा मुझे डाउट था तो इसको डिटेल्स में गया। तो याद रखना, इसमें इसका निर्माण कौन किया, इसका निर्माण जो है डिजाइन तो क्या है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डीआरडीओ ने मिलकर और इसरो, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, डीआरडीओ और इसरो ये डिजाइन किए हैं, जबकि इसका मैन्युफैक्चरर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। तो यह पूर्णतः भारतीय निर्मित स्वदेशी रक्षा प्रणाली है, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक सेकंड। नेक्स्ट है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का संबोधित किया। मध्यस्थता अधिनियम 2023 के महत्व पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य है और इसके उद्देश्य में विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की सभ्यतागत विरासत को पुनर्जीवित करना है, यानी कि मीडिएटर के माध्यम से, यानी मध्यस्थता के माध्यम से जो समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला है एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो याद रखना, ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी एसडीएल द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। भारत ने दुश्मन के ड्रोन, खासतौर पर ड्रोन झुंडों को नष्ट करने के लिए ये भार्गवास्त्र नामक एक नया कम लागत वाला हथियार विकसित किया है, ठीक है। जो इसे याद रखना, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है और यह मेक इन इंडिया मिशन का समर्थन करता है। 13 मई 2025 को उड़ीसा के गोपालपुर में सीवाड़ फायरिंग रेंज में 3 सफल परीक्षण किए गए, ठीक है। और इसमें जो फीचर्स हैं, इसमें जैमर और स्पूफर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनहेंसिंग एमएसएमई कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखना, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नीति आयोग और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस के संयुक्त प्रयास से इसको तैयार किया गया है और एमएसएमई के समग्र विकास और इनकी जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता है इनको बढ़ाने के लिए एक ठोस रोड मैप के रूप में प्रस्तुत करती है यह रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। थोड़ा डिटेल्स देख लें इसका। तो हाल ही में नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सूर्यकांत को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष पद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा परंपरागत रूप से संभाला जाता है। इसके साथ ही न्याय में आर्थिक या सामाजिक बाधाओं को पार करने में मदद करता है, यानी कि जो आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिवा। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, याद रखना, 3 जुलाई 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक आयोजित होगी।
सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया है और यह एक सुरक्षा अभियान है। इसमें पुलिस बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एएसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ तथा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मिलकर सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन डोम के संदर्भ में विचार करना है, सही कथन कौन से हैं? एक बहुराष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ऑप्शन एक। दूसरा, यह प्रणाली इजराइल के आयरन ड्रोम से प्रेरित है। दूसरा, इसे अमेरिका तीसरा है, इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसको अमेरिका द्वारा ही निर्मित किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि चर्चा में रहा था। एक बहुराष्ट्रीय स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष में तैनात उपग्रह के माध्यम से बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का पता लगाकर ट्रैक करना और उन्हें रोकना शामिल है। यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से जो है प्रेरित है, लेकिन इसे पूरे अमेरिका की रक्षा के लिए और अंतरिक्ष तक विस्तारित किया गया है। याद रखना, इसे राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में 2029 तक के भीतर परिचालन में लाया जाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला है वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ये बनाया जा रहा है, नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंतर्गत नोएडा आता है। तो नोएडा अथॉरिटी और निजी कंपनी जो जेड टेक है, इन्होंने पीपी मॉडल पर जो है 20 से 30 एकड़ क्षेत्र में नोएडा जंगल ट्रायल नामक प्रोजेक्ट शुरू करके बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 22 मई 2025 को 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के कुल 19 स्टेशन इसमें शामिल है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगर डिटेल्स देखें तो 22 मई 2025 को 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैले हैं ये जो स्टेशन हैं, इनमें लगभग 86 जिलों के स्टेशन शामिल हैं। याद रखना, इसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितना 19 स्टेशन है, ये भी याद रखना। हाल ही में चर्चा में रही PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की हवा से हवा यानी एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है? तो याद रखना, चीन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो PL-5 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा ये बनाया गया है। याद रखना, ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि पाकिस्तान के दौरान जब ऑपरेशन सिंधु के रिटेलिएशन में जब पाकिस्तान ने जो है इसमें इस मिसाइल का यूज किया था। ठीक है, तो इसके मलबे कुछ मिले थे, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में हुआ। दूसरा है, यह जो है 20 से 22 मई 2025 तक आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में हुआ। इस सम्मेलन को वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सपीडिशन 2025 भी कहा गया। याद रखना, यह विश्व का सबसे बड़ा समर्पित हाइड्रोजन कार्यक्रम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? याद रखना, हल्द्वानी में ये किया गया। तो साइकेड गार्डन हाल ही में हल्द्वानी में स्थापित किया गया। उत्तराखंड वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें 31 साइकेड्स प्रजातियां हैं जिसमें 17 संकटग्रस्त हैं और संरक्षित की गई हैं इसमें। और यह जो है वैज्ञानिकों द्वारा इसे जीवित जीवाश्म भी कहा गया है इस साइकेड प्रजातियों को। याद रखना, ये क्योंकि ये जो है ये डायनासोर काल से जीवित हैं, इसलिए इनको इसमें संरक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह के द्वीप के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा था। हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपी है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, यह हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, व्याख्या देखना आवश्यक है। तो याद रखना, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को अभी ट्रांसफर कर दी गई है। इसका निर्णय लिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में। और 22 मई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे कीट स्टारमर और मॉरिशस के प्रतिनिधियों के बीच यह संधि हुई। इसके तहत यूके के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई है। जबकि डियागो गार्सिया जो पार्ट है किसका, इसी जो है चागोस आइसलैंड का ही भाग है डियागो गार्सिया, इसी पर स्थित है संयुक्त यूएसए का और इसके बाद में कनाडा का, सॉरी यूएसए और इसके बाद में यूके का सैन्य बेस यहाँ पे है। तो इसको 99 वर्षों के लिए ये बनाए रखा जाएगा, यानी कि वो इनका सैन्य बेस जो है वो 99 वर्ष तक बना रहेगा। लेकिन और पार्ट इसको संप्रभुता सौंप दी गई है, याद रखना, मॉरिशस को। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तथा संयुक्त राष्ट्र की मांगों के बाद यह फैसला आया है, यह हिंद महासागर में ही स्थित है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ अ क्रिकेट वाइफ नामक किताब लिखी गई है? तो ये लिखा है पूजा पुजारा ने। ठीक है, तो ये टेस्ट जो क्रिकेटर है चेतेश्वर पुजारा है, उनकी पत्नी ने इस पुस्तक को लिखा गया है। निम्नलिखित में से आपको बताना है किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो लैंडो जो है नोरिस, इन्होंने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो फार्मूला 1 कैलेंडर की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रेसों में से एक है। इसका आयोजन 25 मई 2025 को हुआ और इस प्रतिष्ठित रेस में ब्रिटिश ड्राइवर जो है लैंडो नोरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस खिताब पर जीत हासिल की है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। दूसरा ऑप्शन, अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जापान को अभी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत, और जीडीपी जो लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जबकि जापान का जीडीपी इसी सीमा के आसपास है। तो थोड़ा इस कम है जापान का और थोड़ा ज्यादा है भारत का। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसने अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में भारत का जीडीपी लगभग कितना बताया है, 4.19 ट्रिलियन डॉलर बताया है। इससे पहले भारत 2023 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, और अब यह चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है? ये है, याद रखना, आइजोल। अगर बात करें तो ये मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ऑलरेडी जो तीन थी वो गुवाहाटी है जो कि असम की राजधानी, अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेल कनेक्टिविटी थी, और ये चौथा अभी राजधानी बन गई है आइजोल जो कि मिजोरम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, मलेशिया में हुआ। 26-27 मई 2025 को हुआ मलेशिया के कुआलालंपुर में, जो कि कैपिटल है मलेशिया की। इसकी थीम जो इस बार की रही है वो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी रही है। याद रखना, यह आसियान का प्रमुख 2 दिवसीय नेतृत्व सम्मेलन है, जिसमें जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल और चीन के साथ मिलकर सामूहिक आर्थिक सहयोग पर 3 तरफा वार्ता भी आयोजन इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको सही कथन बताना है। यह दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष कब 22 मई को मनाया जाता है? वर्ष 2025 का विषय जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं बन जाते हैं। व्याख्या देख ले अगर, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग और साथ ही साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 22 मई को 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उदयपुर में जो है राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस बार की विषय जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास है। वर्ष 2000 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। तब से ये 22 मई को जो है मनाया जाता रहा है। यूएनसीबीडी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट बन सकते हैं। भारत इस संधि का एक पक्ष है, और तथा इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया है। तो जैव विविधता अधिनियम हमारा है 2002 का है। ऐसे स्टेटमेंट भी डायरेक्ट मिलान करने को लोग पूछ लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इसने 2011 से 2020 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में इसको नामित किया गया है 2011 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेजर्ट फ्लैग 10 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये 10वें संस्करण है डेजर्ट फ्लैग का। इस बार आयोजन ये हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक हो रहा है यूएई के अल दफरा एयरबेस में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें भारत सहित कुल 12 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। तो ये बहुराष्ट्रीय है, याद रखना, कोई दो राष्ट्र नहीं है इसमें। ये क्या नाम है इसका? डेजर्ट फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो शैडो डे के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बेंगलुरु ने 24 अप्रैल 2025 को जीरो शैडो डे अनुभव किया है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, जीरो शैडो डे वर्ष में एक बार घटित होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी केवल इसका ये सही होगा। इन्होंने ऑप्शन जो है गलत यहाँ पे टाइप किया है, तो याद रखना इसका ए सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। बेंगलुरु ने 24 अप्रैल 2025 को जीरो शैडो डे अनुभव किया है। साथ ही याद रखना कि यह घटना जब होती है जब सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है और खड़ी वस्तु का कोई छाया नहीं बन पाती है, और यह दिन वर्ष में कितना 2 बार होती है, जबकि ऑप्शन जो बनाया गया था वो 1 बार बताया जा रहा है, जो कि इसीलिए गलत हो जाएगा। उन सभी स्थानों पे ये अनुभव किया जाता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित क्षेत्र होते हैं। तो जब छाया नहीं बन पाती है तो उसी को कह दिया जाता है जीरो शैडो डे। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य 2 बार इन स्थानों के ऊपर से गुजरता है, इसलिए जीरो शैडो डे 2 बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 1 से 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा की है? तो याद रखना, चिली के राष्ट्रपति ने यात्रा की है। इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि चिली के राष्ट्रपति हैं कौन? तो चिली के राष्ट्रपति हैं श्री गैब्रियल बोरिक फांट, क्योंकि ऑप्शन आ जाता है मिलान करने को, जो चर्चा में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहते हैं उनका मिलान करने को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? तो याद रखना, संवाद किया गया है। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। रक्षा सचिव है राजशेखर कुमार सिंह ने, इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित जो साउथ ब्लॉक है यहाँ पे हिंदी पत्रिका संवाद के विशेष अंक का विमोचन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना और उन्हें सरकारी कामकाज करने में हिंदी के लिए प्रोत्साहित करना है। पहली बार इसके 2 अंक एक वर्ष में प्रकाशित हो रहे हैं। ये इसके कुछ विशेष
फीचर्स हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जल थल अभ्यास के चौथे संस्करण टाइगर ट्रैम्प 2025 का उद्घाटन 1 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना के आईएनएस जलाश्व L41 के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पर आयोजित किया गया। दूसरा है, इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 1 से 7 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है द्विपक्षीय संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत जल थल अभ्यास है, यानी जल और थल दोनों अभ्यास है। ये चौथा संस्करण है। नाम क्या है? टाइगर ट्रायम्फ नाम है। इसका उद्घाटन समारोह 1 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना के आईएनएस जलाश्व पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास अमेरिका भारत के सामरिक समुद्री हितों और दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौरों का उद्घाटन किया? तो याद रखना, मनसुख मांडविया ने किया है इसका आयोजन। प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका उद्देश्य है एससी समुदाय के बीच जो गरीबी कम करना, इसका उद्देश्य क्या है? पीएम अजय, पीएम अजय डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो एससी जो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है, पीएम अजय इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। 2021-22 से लागू है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके 3 घटक हैं, एक आदर्श ग्राम है, एक अनुसूचित जाति है, दूसरा साथ में सामाजिक जो है आर्थिक बेहतरी के लिए जिला स्तरीय परियोजना के लिए अनुदान सहायता और छात्रावास, इसकी 3 जो है घटक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही कथन कौन से है बताना है आपको। हाल ही में इसे उड़ीसा के चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इस हाल ही में इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका बी होगा। क्योंकि सिमलीपाल को भीतरकनिका के बाद उड़ीसा का यह दूसरा है, ना कि चौथा है जो राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को 1998 में अधिसूचित किया गया था। अब तक जो है उड़ीसा में कितने? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये अभी अधिसूचित कर दिया गया है। याद रखना, हाल भारतीय जो वन्यजीव संस्थान है, इसके अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे अगर जब ये नाम लेता है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ऐसे ऑप्शन बनता है तो आपको 106 टिक करना है। अदरवाइज जब पूछा जाएगा टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 107 उसकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखना, उड़ीसा शीर्ष पर है। इस बार आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। इसमें 18 प्रमुख राज्य शामिल है। याद रखना, सभी राज्य शामिल नहीं है। उड़ीसा पहले स्थान पर, इसके बाद छत्तीसगढ़, देन गोवा, इसके बाद झारखंड और गुजरात का स्थान आ जाता है। तो टॉप कौन है वो याद रखना है, उड़ीसा टॉप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। 2018 में खेलो इंडिया पहल शुरू किया गया था। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसका 7वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम का, और ये बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। बिहार उसी महीने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी मेजबानी करेगा। तो यानी कि बिहार में एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होगा, साथ ही साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी मेजबानी बिहार ही करेगा। 18 में खेलो इंडिया जो पहल है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका देख लेते हैं व्याख्या। तो केरल के बंददुक्का के मणिमूला गांव में, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, केरल राज्य को याद रखना, इतना अंदर डीप नहीं जाके क्वेश्चन बनता है। इसमें मेगालिथिक काल के लगभग कितना 2000 साल पुराने प्राचीन अवशेष खोजे गए हैं। मेगालिथ क्या होता है? एक बड़ा पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता है। ये संरचनाएं दफनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिन्हें जो है सेपुल चरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखना, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास को मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया है। नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, ये याद रखना। 9 विषयों पर यह प्रगति का आकलन करता है। गुजरात 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायतों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद कौन सा है? राज्य तेलंगाना है, जिसके बाद 270 के साथ 270 जो है ग्राम पंचायतें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन कौन सा होगा? मिजोरम में आइजोल में राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान केंद्र 8 अप्रैल से राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, यह 4 दिवसीय महोत्सव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में आइजोल में राज्य जनजातीय संसाधन केंद्र में 8 अप्रैल से राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, यह 4 दिवसीय महोत्सव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन जब भी बनेगा तो याद रखना झारखंड ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बिरसा मुंडा का क्षेत्र जो रहा है वो
झारखंड रहा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट पे जब बनता है तो पहला ऑप्शन हो सकता है आप लोग इनकरेक्ट कर दें। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? आदिवासी नायकों का सम्मान करना और युवाओं और आम जनता में देशभक्ति की भावना को जगाना है। सत्य कथन आपको बताना है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी बेंगलुरु कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो दो, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ है वो बेंगलुरु में नहीं हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन हैदराबाद के सिटी सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ है। याद रखना, स्त्री जो इसका फुल फॉर्म हुआ है, सुरक्षा, प्रशिक्षण, सम्मान, सशक्तिकरण और समानता है। दूसरा संस्करण है, उद्देश्य वही है जो आप सामने देख चुके हैं, महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और सम्मान, समानता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के अपनी तरह के पहले विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेफ्स 2025 का उद्घाटन किया। बहुत चर्चा में ये सम्मेलन रहा है, याद रखना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेफ्स 2025 एक 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसका टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत के अपनी तरह के पहले विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेफ्स 2025 का उद्घाटन किया। बेफ्स 2025 एक 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो कि ऑप्शन में था। इसका टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। तो टैगलाइन याद रखना, थीम, टैगलाइन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बेब्स का लक्ष्य क्या है? 2029 तक $50 बिलियन का बाजार बनाना है। ठीक है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट की, जो कि इसकी क्षमता कितना है, 800 मेगावाट की क्षमता है, इसकी तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। इस मिशन का संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। तो तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन लॉन्च किया है। खनिज मिशन याद रखना, 2025 में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण जो खनिज है उनकी घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनना है। 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है मनाई जाती है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा ऑप्शन है, 14 अप्रैल 2025 को उनकी 135वीं जयंती मनाई गई। तो याद रखना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके सही हैं। 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो याद रखना, 1990 में मिला है और मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है, और इस बार 2025 में इनकी 135वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन आपको बताना है। 15 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मेनिंजाइटिस के निदान, उपचार और देखभाल के लिए अपनी पहली व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। ये है दिशा निर्देश डिफीटिंग मैनेजिंग वाई 2030 ग्लोबल रोड मैप के तहत जारी किए गए। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2025 को WHO ने मेनिंजाइटिस के निदान, उपचार और देखभाल के लिए अपनी पहली व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है, जो डिफीटिंग मेनिंजाइटिस बाई 2030 ग्लोबल रोड मैप के तहत है। याद रखना, मेनिंजाइटिस के मामले को कम करना और रोगियों की देखभाल में सुधार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इस रोड मैप का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आपको बताना है, बहुत चर्चा में रहा था, इसका सही कथन आपको बताना है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। याद रखना, 22 अप्रैल को हुआ था पहलगांव हमला, जिसमें 26 हिंदू तीर्थयात्रियों को मृत मार दिया गया था, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। आईएनएस सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। यह भारतीय नौसेना का सबसे नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। आईएनएस सूरत की बात हो रही है, और यह P15B यानी P15B परियोजना का चौथा पोत है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना, आईएनएस सूरत, इसको 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया गया है। यह विशाखापत्तनम क्लास प्रोजेक्ट, जो कि 15B का चौथा और अंतिम पोत है। तो 4 पोत विशाखापत्तनम क्लास का बनाना था प्रोजेक्ट 15B के तहत, जिसमें ये चौथा है, यानी ये अंतिम पोत है। सबसे नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंकों में जो है नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के तौर पर, किसको? याद रखना, अजय भूषण पांडे जी को।
अजय भूषण पांडे को हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी एआईआईबी में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एआईबी एक क्या है, बहुपक्षीय विकास बैंक है। हेडक्वार्टर याद रखना एआईबी का कहाँ है, बीजिंग में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो दिनेश माहेश्वरी, इनको नियुक्त किया गया है। 1 सितंबर 2024 को इसको गठन किया गया। इसका कार्यकाल कब तक होगा? 31 अगस्त 2027 तक होगा, यानी 3 साल तक कार्यकाल रहेगा। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, चर्चा में भी थे, चूंकि इनका निधन हो गया तो इनके बारे में विचार करना है, आपको सत्य बताना है। वह 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे हैं। वह एक स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन याद रखना इसरो के 5वें ये अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल था 1994 से 2003 तक। और डॉक्टर के कस्तूरीरंगन एक वैज्ञानिक और नीति निर्माता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी केंद्रीय मंत्री का पद नहीं संभाला था, जो कि दूसरा स्टेटमेंट था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया था। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसलिए भी चर्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि जो मसौदा तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 का, इसको तैयार करने में इसके नेतृत्व में इनकी अहम भूमिका रही थी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया? तो याद रखना मित्र भूषण से श्रीलंका ने सम्मानित किया है। कोलंबो में एक समारोह में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के द्वारा यह सम्मान दिया गया है मोदी जी को। यह किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन से नंबर का है? 22वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहलगांव आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने एक प्रमुख द्विपक्षीय जल बंटवारे संधि को स्थगित करने का फैसला किया और कई अन्य कूटनीतिक उपायों की घोषणा की। भारत किस संधि नीति का उल्लेख कर रहा है? तो याद रखना ये नीति जो है वो संधि है, वो सिंधु जल संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद रखना 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी मध्यस्थता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो विश्व बैंक के मध्यस्थता में ये साइन हुआ था। निम्न में से किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? तो याद रखना चीन के पहल पे लॉन्च किया गया है। हुआवेई और चाइना यूनिकॉम के द्वारा विश्व का पहला है 10 गीगावाट का नेटवर्क लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलाम सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो यहाँ कहाँ पे? राजगीर में आयोजित किया गया है। दूसरा सुफलाम जो है इसका फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक एंड मैनेजमेंट। ये राजगीर में हुआ है बिहार के। उद्देश्य जो है खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार, यही सब बातों को इसमें ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखना इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। तो भारत सम्मेलन 2025 2 दिन का ये कार्यक्रम था, हैदराबाद में किया गया। आयोजक तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन के सहयोग से हुआ है। बैंडुंग सम्मेलन की जो 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको आयोजन हुआ और शांति, जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर इन्होंने फोकस किया। विषय पर वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाना इसका उद्देश्य रहा है। प्रोजेक्ट काइपर के संदर्भ में आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। तो याद रखना इसे अमेजन द्वारा जो है लॉन्च किया गया। क्या है? प्रोजेक्ट काइपर है। दूसरा है यह एक संचार उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट काइपर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें अमेजन द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों संचार उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। याद रखना अमेजन ने ब्लू ओरिजिन के साथ लॉन्च अनुबंध किया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखना ये सांस्कृतिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 2025 के अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। तो इसका जो सुगम यात्रा का संबंध किससे है? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो दिव्यांग जन के सशक्तिकरण के लिए है। और दिव्यांग इसमें जो है केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका आयोजन कर रही है। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा नई दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुगम्य जो है यात्रा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 मार्च 2025 को वाराणसी में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान आरंभ किया गया। दूसरा है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन 5 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये वाराणसी में नहीं हुआ है, ये पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है इसका आयोजन। 4 मार्च 2025 को विज्ञान भवन कहाँ? नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण करना और उन्हें सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहा है। याद रखना आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वो 5 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही नई दिल्ली में, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ, न कि वाराणसी में हुआ था। उद्देश्य क्या था? देश के प्रत्येक जिलों में कम से कम एक आदर्श ग्राम स्थापित किया जाए जो महिला और लड़कियों दोनों के लिए अनुकूल हो। पीएम जो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो एक अभिनव हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बैकअप पावर समाधान जिसे टेलीकॉम टावरों के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल का उपयोग करके विकसित किया गया है। दूसरा है पीएम ईंधन को कोशिकाओं
केवल जल वाष्प को उप उत्पाद में विद्युत उत्पन्न कराती है, जो एक पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करती है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या देख लें तो पीएम जो पीईएम है, इसका फुल फॉर्म है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। ईंधन सेल, टेलीकॉम टावरों और ऊर्जा प्रदान करने के लिए कुशल एवं स्वच्छ ऊर्जा समाधान है। ये इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो पशु चिकित्सा केंद्र इसमें शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों ऑप्शन तीनों शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी है, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी है, पशु औषधि भी शामिल है इसमें, ठीक है। जबकि पशु चिकित्सा केंद्र शामिल नहीं है, तो इसमें व्याख्या की आवश्यकता उतना है नहीं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह मॉडल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए है। दूसरा है, केंद्रीय बजट 23-24 में इसकी घोषणा की गई है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी घोषणा 24-25 के बजट में की गई है, ना कि 23-24 के बजट में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन आपको बचाना है। पहला ऑप्शन है, सहकारी चीनी मिलों की सुविधा के लिए भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना अधिसूचित किया है। दूसरा ऑप्शन, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2030 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। तीसरा ऑप्शन, मल्टी फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में रूपांतरण से सीएसएम के मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को संचालित करने में सक्षम बनाया जाएगा। तो सही ऑप्शन बताना है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल मिश्रण जो करना है 2030 तक ये टारगेट नहीं है, 2025 तक 20% इसका टारगेट है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें पूरे देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम लागू कर रही है भारत सरकार, और ये 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण 20% लक्ष्य इसने निर्धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो याद रखना, इसमें संस्कृत उन्नयन घटक शामिल नहीं है, जबकि कौशल एवं प्रशिक्षण घटक, महिला नेतृत्व उद्यमिता घटक और साथ ही साथ शिक्षा सहायता घटक स्कूल छोड़ने वाले के लिए इसमें शामिल किया गया है। थोड़ा डिटेल्स देखेंगे तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास की योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। तो मंत्रालय याद रखना, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का ये योजना है, जो 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं, जिसमें सीखो और कमाओ, नई मंजिल, उस्ताद नई रोशनी और हमारा धरोहर को जोड़ती है, ठीक है। जिसमें ये घटक कौन कौन से शामिल है, कौशल एवं प्रशिक्षण घटक, महिला नेतृत्व उद्यमशीलता घटक, शिक्षा सहायता घटक, जिसमें स्कूल छोड़ने वालों के लिए इसमें घटक शामिल किए गए। तो इसमें संस्कृत उन्नयन घटक शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 17 मई 2023 को मनाए जाने वाले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर सरकार ने 75-25 पहल शुरू किया है। दूसरा है, दिसंबर 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानकीकृत देखभाल प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है, 2015 में गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो असत्य इसमें से बताना है। तो इसका जो असत्य है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा, जबकि दोनों ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। थोड़ा व्याख्या देख लें तो 17 मई 2030 को मनाए जाने वाले विश्व रक्तचाप दिवस यानी 17 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तचाप दिवस। इसी अवसर पर सरकार ने 75-25 पहल शुरू किया था। उद्देश्य क्या था, दिसंबर 25 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानकीकृत देखभाल प्रदान करना। 5 मार्च 2025 तक कुल 42.01 मिलियन व्यक्तियों ने उक्त रक्तचाप के लिए उपचार प्राप्त किया है, जबकि 25.7 मिलियन लोगों को मधुमेह के लिए उपचार दिया गया है, जो लक्ष्य का कितना 89.7% है। याद रखना, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2010 में गैर संचारी रोगों को रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। याद रखना, इसलिए ये 2015 वाला जो हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है, क्योंकि ये 2010 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ड्राइव योजना के संदर्भ में चर्चा में रहा था। ये योजना देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, भारी उद्योग मंत्रालय ने योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदार के लिए ई वाउचर की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, योजना के अंतर्गत ई एम्बुलेंस और ई ट्रकों की बिक्री को प्रोत्साहन करने के लिए 800 से 800 करोड़ रुपए 800 करोड़ के रुपए आवंटन किए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने 29 सितंबर 2024 को पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम इन ड्राइव योजना को अधिसूचित किया है। और ई वाउचर की शुरुआत भारी उद्योग मंत्रालय ने योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदारों के लिए ई वाउचर की शुरुआत की है। नए वाहन खंडों की शुरुआत योजना के अंतर्गत ई एम्बुलेंस और ई ट्रकों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, न कि 800 करोड़ का। इसलिए दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ई ट्रक पर सब्सिडी पाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों, जो स्क्रैपिंग जहां पे वाहन होते हैं, उन केंद्रों पर से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा इस योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में सरकार ने एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तीसरा ऑप्शन है, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत क्लस्टर सुविधा परियोजना 1 जनवरी 2020 से शुरू की गई
चौथा ऑप्शन है दिनांक 11 सितंबर 2024 को PMGSY 4 नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। तो 1, 2, 3, 4 इसका चारों ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में सरकार ने एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और सुदृढ़ता कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या होगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा कौशल निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर कृषि में अल्प रोजगार की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके, ये उद्देश्य है। केंद्रीय बजट 25-26 में प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना शुरू की गई। तो बजट याद रखना 25-26 में शुरू की गई है, जिसमें क्या होगा 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत है, ये क्लस्टर सुविधा परियोजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन कर रही है। 11 सितंबर 2024 को PMGSY 4 नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। यह योजना 24-25 से 28-29 तक 70,125 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे हम तो यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। याद रखना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किससे है? एक सेकंड, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है? तो याद रखना ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के उन्मूलन से है। निक्षय पोषण योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 18 में शुरू किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें टीबी रोगियों के पोषण के लिए वित्तीय सहायता 500 रुपया जो पहले दिया जाता था उसको बढ़ाकर अभी 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। निक्षय मित्र पहल की बात करें तो यह गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट्स, धार्मिक संगठनों और अन्य लोगों को कम से कम 6 महीने के लिए टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। निक्षय मित्र पहल और निक्षय पोर्टल क्या है? एक वेब आधारित रोगी प्रबंधन और निगरानी प्रणाली है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन बताना है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस समारोह के दौरान भारत पेवेलियन का उद्घाटन किया गया। तो इसके सही ऑप्शन 2 हो जाएंगे, यानी कि केवल 2। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया है वो केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 से 6 मार्च 2025 को स्पेन के बार्सिलोना में किया है। भारत पवेलियन का उद्घाटन साथ ही हुआ, ये भी याद रखना कि ज्योतिराव सिंधिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन समारोह का भी अनावरण करने का निर्णय लिया और भारत पवेलियन का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता है? तो याद रखना आरबीआई ने जीता है इसको। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। ठीक है, और ये किसके लिए दिया गया है? तो आरबीआई का पोर्टल है जो प्रवाह और सारथी, इसको मान्यता के साथ इस पुरस्कार को आरबीआई को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान धारा योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बजट 2025-26 में 1425 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें 3 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया। तीसरा है विज्ञान धारा योजना के तहत सभी कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप है जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए विज्ञान धारा योजना के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बजट आवंटन में 24-25 के 330.75 करोड़ रुपए से 25-26 में बढ़ाकर 1425 करोड़ रुपए तक कर दी गई है और 15वें वित्त आयोग के अनुरूप 21-22 से 25-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए है। विज्ञान धारा योजना के तहत सभी कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप है जो विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण में योगदान करते हैं। तो यही डायरेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही विज्ञान धारा का उद्भव विज्ञान धारा योजना 16 जनवरी 2025 से लागू हुए, जिसमें 3 प्रमुख योजनाओं को इसमें एकीकृत किया गया है। कौन कौन से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, इसके साथ ही शोध एवं विकास R&D, इन सभी को शामिल इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में आपको सही कथन बताना है। बजट 25 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है जो 2070 तक नेट जीरो के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 25 में 20,000 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। 2025 में जो बजट 2025-26 है इसमें घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक कितना? 100 गीगावाट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है जो 2070 तक जो भारत का लक्ष्य है ना नेट जीरो कार्बन, उसके लक्ष्य के लिए इसमें क्या करेगी? ये सहायता करेगी। मिशन का उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों के लिए विश्वसनीय ऊर्जा विकल्प प्रदान करना है। इसके साथ ही वर्ष 2033 तक 5 SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है जो सीधा ऑप्शन में दिया था।
इसके साथ ही ये छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास को सहयोग देने के लिए भी निधि आवंटित किया गया है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परियोजना परी का संबंध किससे है आपको बताना है। तो परियोजना परी का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी से, यानी कि संस्कृत मंत्रालय से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो यह परियोजना परी का संबंध हो जाएगा आपका कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। तो परियोजना के जरिए संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य क्या है, दिल्ली के जो सार्वजनिक स्थानों को जीवंत कलात्मक स्थानों में बदलने की परियोजना का लाभ उठाते हुए भारत के विधिक क्षेत्रीय कला रूपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये दिल्ली सरकार की तरफ से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य वही जो कल्चरल जो भी स्थान है उनको कुछ पुनर्निर्माण किया जाए, उनको कुछ रिफॉर्म किया जाए, वो इसका उद्देश्य है। फिलहाल पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परियोजना केवल दिल्ली में ही लागू की गई है, ये भी याद रख सकते हो। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो याद रखना वरुण जो आयोजन हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है और ये 19 से 22 अप्रैल 25 तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी की बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु की खोज के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भारत 1982 से वैश्विक समुदाय के साथ इस दिन को मनाता आ रहा है। इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। इस बार की थीम जो है उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको सही कथन बताना है। पहला है भारत ने 2028 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2025 है, 2025 टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये है। जबकि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र ने टीबी को खत्म करने की बात कही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, थोड़ा डिटेल्स अगर देखने जाएंगे तो ये भी ऑप्शन हो गया। 2025 तक टीबी को खत्म करने का भारत का लक्ष्य है और 2030 तक टीबी को खत्म करने का संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है। 2020 में भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था। याद रखना लगभग 17.5% की गिरावट आई है इस बार टीबी में। जो 2015 में 1 लाख लोगों पर 237 मामले से घटकर अब 2023 में 195 हो गई। तो मेन जो चीजें था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है मोदी जी को। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। इन्होंने मिसप्रिंट हो गया होगा, मालदीव बताया जो कि गलत है। इसका मेडागास्कर नहीं मॉरिशस है, याद रखना, सॉरी मॉरिशस हो जाएगा, ऑप्शन में ही इसमें नहीं दिया हुआ है, मॉरिशस हो जाएगा। तो याद रखना मॉरिशस द्वारा ग्रैंड कॉमन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है और यह मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय है। तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मॉरिशस का सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द जो की ओशियन जहां पे भी आएगा वो ऑप्शन उसका मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा आरंभ किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से है। इस बार का जो ये ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध है चर्चा में बहुत रहा था, इंपॉर्टेंट भी है। यह ऑपरेशन भारत की पड़ोसी पहले नीति जो है, यानी कि नेबर फर्स्ट की नीति जो और पड़ोसी पहले के सिद्धांत के प्रतिबद्धता को याद दर्शाता है। जो ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट वो है, वो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है। तो म्यांमार में आए भूकंप में पीड़ितों की सहायता करना इसका संबंध रहा है। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58 नंबर का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो याद रखना माधवगढ़ को घोषित किया गया है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह घोषणा किसने की, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। मध्य प्रदेश का ये 9वां बाघ अभ्यारण्य होगा, यानी कि 9th नंबर का ये बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। ये भी याद रखना सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश में ही है। पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो याद रखना इसका आयोजन हुआ है सी ऑप्शन नई दिल्ली में हुआ है। तो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श करना तथा हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य आपको बताना है, इनियोकास हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायुअभ्यास है। दूसरा यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस पर आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी असत्य पूछा है, कोई असत्य नहीं है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो याद रखना हेलेनिक, ये भारतीय वायुसेना हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक निश्चित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास 2025 में भाग ले रहा है। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, और ये द्विवार्षिक है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास टाइगर ट्रंप, इसके बारे में हम देख भी चुके हैं, तो इसका सही आपको बताना है। तो ये
चौथी बार ये ध्रुवचर्य त्रिसेना का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रैम्प ऑलरेडी देखा जा चुका है। इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। थोड़ा व्याख्या देखें तो भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रैम्प का चौथा संस्करण है, जो 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको असत्य बताना है। 20 मार्च 2025 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसमें फिनलैंड को लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान दिया गया है। असत्य बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट में भारत ने 136वें स्थान प्राप्त किया है। तो केवल असत्य पूछा है तो बी हो जाएगा। भारत ने 136 स्थान प्राप्त नहीं किया है, जबकि 118 स्थान प्राप्त किया है। तो फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है लगातार 8वीं बार ये टॉप कर रहा है। 144 देश इसमें शामिल हुए थे। 6 इसमें संकेतक है। भारत 118 स्थान पर है। पिछले वर्ष 126 पर हैप्पीनेस में भारत का स्थान था। नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन से भारत पीछे है इस बार, ये भी याद रखना। अफगानिस्तान को फिर सबसे दुखी देश के रूप में नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना उद्देश्य समर्थन प्रोग्राम का उद्देश्य रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो सीडोट है, इन्होंने समर्थ नामक इंक्यूबेशन प्रोग्राम का पहला समूह लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? भारत के दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में आपको सत्य बताना है। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट हेड 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया। दूसरा है, यह अभ्यास 24 से 28 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय ये जोधपुर में ही हुआ है। डेजर्ट हंट नाम है इसका, याद रखना। डेजर्ट हेट नहीं है, डेजर्ट हंट करके है। ठीक है, वहाँ मिस प्रिंट हो गया है। और ये त्रिसेना जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल वायु, इनका विशेष बल अभ्यास है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखना, केरल बन गया है पहला राज्य जिसने वरिष्ठ आयोग बनाया है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को कौन विकसित कर रहा है? तो याद रखना विक्रम, इसमें कौन कौन सा है? ये विक्रम 3201 है और कल्पना 3201 है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, इन्होंने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए भारत का पहला है स्वदेशी रूप से डिजाइन जिसको किया गया है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका एक का नाम है विक्रम 3201 और दूसरे का नाम है कल्पना 3201। इसको विकसित किया गया है। ये प्रोसेसर विशेष रूप से लॉन्च वाहनों में नेविगेशन के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस 2025 के संदर्भ में आपको बताना है। इसका आयोजन पार्वती आर्गा रामसर साइट पर किया गया। तो दूसरा ऑप्शन है, इस वर्ष थीम था हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्गून की रक्षा के अनुरूप। तो सही कथन बताना है, तो दोनों सही हो जाएगा। पार्वती आर्गा जो वेटलैंड है, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम जो है पर्यटन मंत्रालय का पहल है। याद रखना, पर्यटन मंत्रालय का पहल हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार सितंबर 2017 में विकसित भारत को अपनाओ कार्यक्रम शुरू किया। संस्कृत मंत्रालय द्वारा सितंबर 23 में विरासत को अपनाओ 2.0 नामक एक नया संस्करण शुरू किया गया। तो 17 में पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया था और याद रखना 2023 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू किया था, जो 2.0 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना, चमन अरोड़ा को किया गया है साहित्य अकादमी से और डोगरी भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? ताम्र पट्टिका इसमें एक दी जाती है और इसके साथ ही जो है 1 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EON 51 के संदर्भ में आपको विचार करना है। EON 51 एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल फाइल कंट्रोल प्रणाली है। और दूसरा ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के इस्तेमाल हेतु EON 51 प्रणालियों के लिए 670 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल ए। रक्षा मंत्रालय ने 8 फरवरी 2025 को भारतीय नौसेना के इस्तेमाल हेतु 11 नई पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए 28 EON 51 प्रणालियों की खरीद के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, तो रक्षा मंत्रालय के नहीं है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है कौन सा है? तो इस पे ये जो है वो सृजनम है। याद रखना, सृजनम है। आप इसकी व्याख्या देखें तो CSIR और MIIST तिरुवनंतपुरम द्वारा भारत में अपनी तरह का पहला है स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है? सृजनम है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको असत्य बताना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 6 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन है, इस मिशन को से जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी। तो निर्भरता कम हो जाएगी, ना कि बढ़ जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास साइक्लोन किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना, अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRASAT
AI द्वारा आयोजित यानी ट्राई द्वारा आयोजित जो है स्वतंत्र ड्राइव प्रशिक्षण में कौन शहर शामिल नहीं है? तो याद रखना इसमें नई दिल्ली नहीं है, जबकि इसमें मैसूर, चेन्नई, मैसूर, धर्मशाला ये तीनों शामिल हैं और भी इसमें शामिल हैं। 5 शहर इसमें शामिल किए गए हैं जो ट्राई ने अपनी पैनल एजेंसियों के माध्यम से 5 शहरों मैसूर, धर्मशाला, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता को स्वतंत्र ड्राइव प्रशिक्षण में शामिल किया है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रांस में किया जा रहा है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया। इमैनुअल मैक्रों जो है वो राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ मोदी जी के सहाध्यक्षता में इसका आयोजन 6 से 7 फरवरी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बताना है आपको। काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया गया। केटीएस के इस संस्करण का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य होंगे। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रयागराज नहीं है, ये वाराणसी है। याद रखना, जो वाराणसी है और तामिल है उन क्षेत्रों को कल्चरल एक्टिविटी के बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है, इसे यही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24वां दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में 24 नंबर का है दिव्य कला मेला। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा दिव्य कला मेला कहाँ पे आयोजन किया गया? तो याद रखना जम्मू में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशनल ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान किन देशों की पहल है? तो ये नेपाल है, भारत है और श्रीलंका। जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी स्थान है उनकी बातें हैं, जैसे यहाँ पे नेपाल का भी संबंध बुद्ध से हो जाता है क्योंकि वहाँ जन्म हुआ था, भारत का है ही, इसके बाद श्रीलंका से है, इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। ट्राई नेशन का कल्चरल एक एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला है खेल के इस संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। दूसरा है खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। तीसरा है इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 25 के मध्य किया गया। तो इसका सी यानी 13 सही हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके समापन को संबोधित किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसके साथ में याद रखना सर्विसेज जो थी वो टॉप पे रही है। सेकंड स्टेट में आएगा तो महाराष्ट्र नंबर हो जाएगा सेकंड, जो अवार्ड सबसे ज्यादा प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका सही हो जाएगा केवल बी। ठीक है, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पीएम आशा योजना के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना को 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दूसरा है सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों को तुअर उड़द और इसके बाद मसूर ये 100% की खरीदारी करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो पीएम आशा है, इस योजना को 15वें वित्त आयोग के आयोग चक्र के दौरान 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीद कार्यों के कार्यान्वयन से अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए इसको संचालित किया जा रहा है और इसमें अगले 4 वर्षों तक राज्यों से तुअर उड़द और इसके बाद मसूर को उत्पादन का 100% खरीदेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन 8 से 10 फरवरी 25 तक किया गया। इसका आयोजन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संरक्षण में किया गया। ठीक है, तो इस सही बताना, सही नहीं है आपको बताना है, तो सी ए और दो दोनों सही नहीं है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 11 से 14 फरवरी 25 तक यशोभूम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा आयोजित यह आयोजन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊर्जा सम्मेलन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मत्स्य जो है 6000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी है, सही हो जाएगा। दूसरा है इसके द्वारा वर्ष 30 के अंत तक 500 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो 500 मीटर नहीं है, ये है 6000 मीटर। याद रखना 6000 मीटर गहराई तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नक्शा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण यानी नेशनल जियोस्पेटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना। इसके बाद तीसरा है इस कार्यक्रम का मतलब है आपके घर का परफेक्ट नक्शा तैयार करना। तो तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पूछा है सही आपको बताना है। इसके बाद में इसकी व्याख्या देखें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कहा रायसेन सांची में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू संरक्षण जिसको नक्शा कहा गया, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्देश्य वही है शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना, ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसका मतलब है आपके घर का परफेक्ट नक्शा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो इसको नेवा को अपनाया है कौन? उत्तराखंड सरकार ने अपनाया है। उत्तराखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो भारत को अभी उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, ये याद रखना। दिसंबर 25 में IALA परिषद की बैठक और सितंबर 27 में मुंबई में IALA सम्मेलन और आम सभा को मेजबानी करेगा। तो मेन पॉइंट ऑप्शन था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और ये हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीडीसी जांच अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को 100% कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यह अभियान संचारी रोगों के उपचार के लिए चलाया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गैर संचारी रोगों के लिए पहला नंबर संचारी नहीं है, गैर संचारी रोगों के लिए चलाया जा रहा है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष सघन एनसीडी जांच अभियान शुरू किया गया है। किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। इसमें 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति हैं। इसमें ऑप्शन में था 40 वर्ष और उससे अधिक आयु, तो 30 वर्ष से अधिक आयु इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसमें कौन सा खनिज शामिल नहीं है आपको बताना है। तो लिथियम इसमें शामिल नहीं है, जबकि क्वार्ट, फेल्सफायर और अभ्रक शामिल है। थोड़ा व्याख्या देखने, खनन मंत्रालय ने 20 फरवरी 2025 को राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से बायराइट, फेल्सफायर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की सूची से हटाकर निकाल दिया गया है और इसको प्रमुख खनिजों की सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरि आयकर पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है। तो याद रखना, इन सभी को धन्वंतरि पुरस्कार मिला है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने परंपरागत जो भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए ये धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है, ये 3 चिकित्सकों को इस बार दिया गया। याद रखना, ताराचंद्र, इसके बाद में मायाराम उनियाल और इसके बाद में वैद्य समीर गोविंद, ये नाम याद रख सकते हैं। इसके साथ ही सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया आपको बताना। क्वेश्चन नेक्स्ट, सुशासन पोर्टल शुरू किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है सुशासन पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट के बारे में क्वेश्चन है, बजट 25-26 के संदर्भ में आपको बताना है सही स्टेटमेंट। तो राजस्व घाटा वित्त वर्ष 23-24 में जो कि 0.3% था, जो वर्ष 24-25 में संशोधित अनुमान में मामूली वृद्धि के साथ 0.8% हो गया, तो सही हो जाएगा। दूसरा, प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 23-24 में 0.3% था, जो वर्ष 24-25 में संशोधित अनुमान में बढ़ाकर कितना 0.8 पर पहुंच गया है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। व्याख्या में देखें तो वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है, जबकि बजट अनुमान 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारिता 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान भी इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 25-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं आपको बताना है। तो इसमें अवसंरचना शामिल नहीं होगा। थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। याद रखना, केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजन, जिसमें कृषि है, सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है, याद रखना। जबकि अवसंरचना शामिल इसमें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बार की जो बजट रहा है वो इसका थीम रहा है सबका विकास, इस बार का थीम रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बजट में गरीब, युवा, किसान जो कि अन्नदाता और साथ ही साथ महिलाओं यानी नारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो फोकस अगर बिंदु पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चार याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 600 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। दूसरा है, एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ किया गया। तो पूछा है सही कौन सा है, तो डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व बृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए एआई इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला है, कृषि हेतु बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। दूसरा है, सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। तो बताना है सही नहीं है, तो ये दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कृषि हेतु बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत कितना 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ भी करेगी, ऐसा बजट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन आपको इसमें चूज करना है। नई
कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। दूसरा है वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन उतना दिया हुआ है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा शब्द संजय संबंधित है, तो याद रखना संजय शब्द एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली से संबंधित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में से संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को हरी झंडी दिखाई है। संजय एक क्या है, स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी को एकत्रित करती है। भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से और संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। मार्च से अक्टूबर 2025 तक 3 चरणों में इन प्रणालियों को भारतीय सेना के सभी परिचालन ब्रिगेड डिवीजनों और कोर में इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्रालय में सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो समुद्र पर बना पहला कांच पुल, ये तमिलनाडु हो जाएगा। लगातार दूसरी बार ग्रेट+2 वर्क का अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल इंडिया को मिला, ये भी सही हो जाएगा। डीबीएस बैंक के सीईओ रजत शर्मा बनाए गए हैं, ये भी सही हो जाएगा। जनवरी 25 में आतंकवादी हमले की घटना न्यू ऑरलियंस फ्रांस में हुई, तो ये फ्रांस में नहीं पड़ता है, यूएसए में पड़ जाए, इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक आधार जो 11-12 की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के लिए कार्य समूह की गठन किया गया है। इस कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना प्रोफेसर रमेश चंद्र है। तो थोक मूल्य सूचकांक जिसका बेस ईयर क्या है 11-12, इसमें संशोधन करने की बात चल रही है, जिसके लिए कार्य समूह बनाया गया है, जिसमें प्रोफेसर रमेश चंद्र इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो याद रखना इस जो बात चल रही है वो 22-23 को बेस ईयर बनाने की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 25 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा राज्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। इसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 25 तक 3 अलग-अलग स्थानों नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। पीएम ई ड्राइव योजना का संबंध इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद बिक्री में सहायता प्रदान करने से है। तो आपको सत्य कथन बताना है, तो इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जिसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 25 को नई दिल्ली में 3 अलग-अलग स्थानों में भारत मंडपम, यशोभूमि, ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट पर किया जा रहा है। और इसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन इसका किया है। उद्देश्य क्या है, संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला को एक छतरी के नीचे लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके साथ ही इस वर्ष के एक्सपो में वैश्विक महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत सरकार दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस और ई ट्रकों सहित लगभग 28 लाख ईवी को खरीदने में सहायता देगी। हाल ही में किस देश में एचएमपीवी वायरस का फैलाव हुआ है, तो ये चीन में हुआ है। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर होता है, छोटे बच्चों, खासतौर पर 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर देखा गया है। तो एचएमपीवी वायरस की पहचान पहली बार जो हुई थी 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन कौन सा है। विश्व में चीन के बाद भारत में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत का राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड तेलंगाना में पड़ता है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश में पड़ता है। व्याख्या देखें तो विश्व में चीन के बाद भारत में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद भारत अनियोजित तंबाकू मात्रा के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो याद रखना, तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1976 को तंबाकू उद्योग का समग्र विकास के लिए संसद के एक अधिनियम तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। और तंबाकू बोर्ड का जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन आपको बताना है। पहला है, अभ्यास ला पेरोज के चौथे संस्करण में आईएनएस मुंबई ने भाग लिया। दूसरा, इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधक संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा देना है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, तो उर्वशी सिन्हा को किया गया है। यानी रामन अनुसंधान संस्थान यानी रामन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय की संकाय की प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा। इनको ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 8 विजेताओं में से एक विजेता उर्वशी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना इस पर नियुक्त किया गया है माइकल मार्टिन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताना है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक 5 प्रमुख सूचकांकों पर आधारित है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो सत्य बताना है। पहला नंबर उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर नहीं है, पहला वाला भी गलत हो जाएगा, सभी इसमें राज्य नहीं है, तो 2, 1 और 3 तो गलत ही हो जाएगा, तो केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे टॉप पे याद रखना उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़ है, और ये सभी राज्यों नहीं, 18 राज्य और यूटी को यानी कि केंद्रशासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य आपको बताना है। इससे पहला ऑप्शन है, इससे स्टूडेंट और रिसर्च एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा इसका है, संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो उपरोक्त में से कोई इसमें असत्य नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की गई है, और यह इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क
करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। फिर वन नेशन वन जो है सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉकिंग सिस्टम विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। याद रखना, भारत बन गया है, ये ऑप्शन हो जाएगा। स्वदेशी डॉकिंग सिस्टम विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। इसरो ने यह मिशन अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया युग की शुरुआत का प्रतीक है। स्पेसएक्स मिशन छोटे अंतरिक्षयानों के साथ पहला ऐसा मिशन है। इसरो 25 तक के अंत तक या 2026 की शुरुआत में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा और उन्हें भारतीय समुद्री क्षेत्र में उतारा जाएगा। तो ये गगनयान के बारे में था और ये स्पेसएक्स के मिशन के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है, सही बताना है इसमें से। एमटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसरो के पीएसएलवी C60 स्पेसएक्स मिशन के जरिए भारत से पहला बायोलॉजिकल पेलोड अंतरिक्ष में भेजा है। दूसरा है, यह विशेष रूप से पालक स्पेनेसिया ओलेरेसिया के नाम से जिसे जाना जाता है के कैलस से संबंधित है, जो एक ऐसा पौधा है जिसे इसकी मजबूत प्रकृति और आसानी से देखे जा सकने वाले हरे रंग के लिए चुना जाता है। तो दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। व्याख्या देखें तो एमटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसरो के पीएसएलवी, याद रखना मिशन का याद रखना, जो यान है वो पीएसएलवी C60 है। स्पेसएक्स मिशन के जरिए भारत से पहला बायोलॉजिकल पेलोड अंतरिक्ष में भेजा गया और यह POEM4 का हिस्सा है। यह विशेष रूप से पालक स्पेनिसिया ओलेरेसिया के कैलस से संबंधित है, जो एक ऐसा पौधा है जिसे इसकी मजबूत प्रकृति और आसानी से देखे जा सकने वाले हरे रंग के रूप में चुनाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 25 को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया गया? तो याद रखना, डी ऑप्शन हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 25 को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य बताना है आपको। पहला है, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC को BUR4 30 सितंबर 2024 को प्रस्तुत कर दी है। दूसरा है, UNFCCC की स्थापना 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 72 में नहीं 92 में स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बी असत्य है। व्याख्या आवश्यकता इसमें नहीं है, जो है वो ये मतलब UNFCCC को 9 मई 92 को ये देख चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी अकेडमी में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति को शलाका सम्मान के लिए पुरस्कृत इसमें से नहीं किया गया? हाल ही में हिंदी अकेडमी ने साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया है। वही चीज स्टेटमेंट दोबारा रिपीट हो गई है। तो शलाका सम्मान के संबंध में बात कर रहा है, नहीं किसे दिया गया है ये पूछा गया है। तो शैलेश लोढ़ा को नहीं दिया गया है और इन तीनों लोगों को शलाका सम्मान दिया गया है। तो हिंदी अकादमी ने लेखकों, पत्रकारों, कवियों व हिंदी सेवियों को हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उनकी जीवन पर्यंत सेवा, प्रचार प्रसार, पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। और 22-23 के लिए प्रोफेसर निर्मला जैन और 23-24 के लिए अशोक वाजपेयी और 24-25 के लिए चित्रा मृदुगल है, जबकि इसमें शैलेश लोढ़ा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है, डी गुकेश को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। दूसरा है, श्री मुरलीकांत पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया है। तीसरा है, सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्योंकि अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है, इनको पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार मनु भाकर को दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट तीसरा गलत हो जाएगा और 1, 2 सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लें, इंपॉर्टेंट है। युवा और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 24 के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो आजीवन श्रेणी में दिया जाता है, उसमें श्री सुच्चा सिंह है जो एथलेटिक्स है और मुरलीकांत राजाराम पेडकर है जो पैरा तैराकी से संबंधित है। इसके बाद में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। रेगुलर श्रेणी में 3 लोगों को मिला, जिसमें श्री सुभाष राणा और सुश्री दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान है। आजीवन में 2 लोगों को मिला, जो इसमें कोच को दिया जाता है। इसमें बैडमिंटन खिलाड़ी जो रहे हैं वो श्री एस मुरलीधरन, इसके बाद में अरमांडा एग्नेलो कोलाको जो फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं। इसके बाद मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार 2024 है वो 4 लोगों को मिला। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है इनमें से कौन नहीं है। तो डी गुकेश हैं शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए, सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखना ये गूगल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। 18 जो 78 नंबर का संतोष ट्रॉफी है वो केरल विजेता नहीं है, जबकि इसमें बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ही हैं। पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना दिल्ली सरकार की है। इसके बाद डोम सिटी का निर्माण प्रयागराज के महाकुंभ में किया गया है। तो ये जो संतोष ट्रॉफी है ये किसने जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने, याद रखना, केरल को हराकर 18वें नंबर का 78 नंबर का ये संतोष ट्रॉफी जीतना है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंध रखता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सही कथन आपको बताना है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में जारी की। यह रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। और इसके बाद में नेक्स्ट है, भूमिबद्ध समूह में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य केवल हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। और चौथा है, केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य में केवल चंडीगढ़ और दिल्ली है। तो सी केवल 1 और 4 इसमें से सही हो जाएंगे। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट जारी की।
छठवां संस्करण इस बार का रहा है। अगर तटीय समूह में देखोगे तो उपलब्धि हासिल करने वाले में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर देखने जाओगे तो आपको जो भूमबंध यानी लैंडलॉक में मिल जाएंगे हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। उत्तर पूर्वी राज्य में असम और अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, और इसमें याद रखना 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल होंगे इसमें। योग और मलखम्ब को पहली बार, इंपॉर्टेंट ये है कि योग और मलखम्ब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। ठीक है, इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? हरित खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में असत्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस थी, जिसका आयोजन भोपाल में हुआ। दूसरा है, इस वर्ष का मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझता है। तो ये इसका सही हो जाएगा। पूछा है असत्य, तो केवल जो है पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा इसका सत्य हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 3 जनवरी को भोपाल में 31वीं नंबर की है, याद रखना ये 31वीं नंबर की है, ना कि 21वीं नंबर की है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। और इसके साथ ही इस विषय जो रहा है वो सही है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य आपको बताना है। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस, जो ब्रेल लिपि का नाम 19वीं शताब्दी के जर्मनी में जन्मे लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, सत्य पूछा इसलिए 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जर्मनी के नहीं है, ये फ्रांस के हैं, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन 14 से 19 जनवरी 25 तक किया गया। दूसरा है, उद्घाटन पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। तो इसका डी हो जाएगा, ना 1 ना 2, दोनों असत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। इसका आयोजन 4 से 9 जनवरी को हुआ, ना कि 14 से 19 जनवरी को हुआ। इसके बाद विषय जो है, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदित ग्रामीण भारत का निर्माण करना। आदर्श वाक्य है, गांव बढ़े तो देश बढ़े। महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ना कि ललन सिंह ने किया था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में CSIR ने व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक एवं बुखार कम करने वाली किस दवा को का उत्पादन करने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा रेगामोल। रेगामोल नहीं होगा, इसका पैरासीटामोल होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत लगाया गया है, इसमें पैरासीटामोल आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। CSIR ने व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक एवं बुखार कम करने की दवा पैरासीटामोल का उत्पादन करने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है, तो पैरासीटामोल होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य बताना है आपको। ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार समारोह 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। द ब्रूट लिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया। तीसरा, फिल्म शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीता। तो सभी कथन इसके सही हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ग्लोबल ग्लोब्स जो है, ग्लोबल ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण जो है 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। द ब्रूट लिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया। शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते हैं। शोगुन ने सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ड्रामा का, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है श्रेणी में, यानी कि 4 श्रेणी में शोगुन ने जीता है। इसके बाद में एड्रियन जो ब्राडी हैं, इन्होंने द ब्रूट लिस्ट के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है। पायल कपाड़िया कई आल बी इमेजिन एज लाइट को 2 नामांकन मिले, लेकिन इसे कोई पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, और इसके बाद देखें तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर में द ब्रूट लिस्ट है। इसके बाद मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदर्शन ड्रामा में एड्रियन ब्राडी है। इसके बाद मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रदर्शन ड्रामा में फर्नांडा टोरेस है। इसके बाद ये याद रख सकते हो, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा में तो एमिलिया पेरोज को मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा में शोगुन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह सुरंग कितने किलोमीटर का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 किलोमीटर का यह सुरंग होगा। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग परियोजना 6.5 किलोमीटर यानी 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और अप्रोच रोड शामिल है जिसमें। ठीक है, लेह के रास्ते श्रीनगर को सोनमर्ग के बीच के हर मौसम में कनेक्टिविटी हेतु प्रदान किया जाएगा। यह सुरंग जोजिला सुरंग के साथ, जिसे 2028 तक पूरा करने की योजना है, ठीक है, उसी से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन से देशों के संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में 25-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो याद रखना इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, इसमें 5 जो है सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, 5 सदस्य देश चुने गए हैं, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो पाकिस्तान चुना गया, इसके बाद में पनामा चुना गया, इसके बाद में फिर आपका सोमालिया, और 2 देश और चुने गए हैं। टोटल 5 देश देख लेते हैं। तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया, ये 5 देशों को चुना गया है। 5 वीटो अधिकार प्राप्त देश हैं, जैसे P5 होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए होता है। परमानेंट 5 में देखोगे तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित इसमें नहीं है, दिवस की बात हो रही है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सही हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। 30 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी नहीं है, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। कुछ दिवस है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 17 जनवरी को विश्व धर्म दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्य बताना है, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स के पहले संस्करण का आयोजन पुणे में हुआ। दूसरा है, इसका आयोजन 2 से 5 दिसंबर 2024 तक किया गया। तो पूछा है सत्य, तो केवल एक सत्य हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जो सिनबेक्स है, इसका पहला संस्करण पुणे में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर तक हुआ है, ना कि 2 से 5 दिसंबर तक। इतना इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि सिनबेक्स जो है वो किनके किनके बीच आयोजन होता है, तो ये भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच होता है संयुक्त टेबल अभ्यास सिनबेक्स है। ठीक है, सिनबेक्स एक योजना अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास करना है। ठीक है, कथनों पर विचार करना है, असत्य आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा है, वर्ष 24 के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का विषय है समावेशी एवं चिरस्थायी भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। तो असत्य बताना है, तो इसमें दोनों सत्य हो जाएगा, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में दिया है ना 1 ना 2, क्योंकि दोनों सत्य है। असत्य पूछा है। अगर बात करें व्याख्या की, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विशेष समावेशी एवं चिरस्थायी भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के किस देश ने 3 दिसंबर को इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की है? तो याद रखना, दक्षिण कोरिया ने की है। दक्षिण कोरिया सरकार ने 3 दिसंबर 24 को इमरजेंसी लॉ की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बताना है आपको, हाल ही में नागालैंड में 20वें हार्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के आयोजन के एक हिस्से के रूप में अभिलेखीय दर्पण में नागा भूमि और लोक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो पूछा है सत्य है, तो केवल 2 है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये 25वें है, ना कि 20वें है। तो याद रखना 25वें है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से 25वें हार्नबिल महोत्सव के हिस्से के रूप में अभिलेखीय दर्पण में नागा भूमि और लोक प्रदर्शन का आयोजन भी किया है। ठीक है, इस प्रदर्शन का शुभारंभ 1 दिसंबर 24 को कोहिमा के किसानों में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय परिसर में किया गया, जो किसामा है, किसामा। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ 1 दिसंबर 24 को कोहिमा के किसामा में स्थित पड़ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय परिसर, वहां पे ये किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, असत्य बताना है आपको, महाराष्ट्र में विधानसभा सभा की सीटों की संख्या 288 है। दूसरा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं। तीसरा, महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हैं। चौथा, महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भगत सिंह कोश्यारी को नियुक्त किया गया है। तो यही डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेन ये याद रखना, सीट पूछ लिया जाएगा, और सब महाराष्ट्र स्पेशल कोई एग्जाम हो उसमें चाहे पूछा जाए। अदरवाइज ये मुख्यमंत्री भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर हुआ था वो कालिदास कोलंबर जी बने थे, याद रखना ये है। और राहुल नार्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ कौन मंत्रालय किया है? तो ये किया है केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट विचार करें और सत्य कथन बताना है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया, जिसका नाम एजिथ्रोमाइसिन है। दूसरा है, इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो डी आप हो जाएगा इसका, क्योंकि ना 1 सत्य है और ना दूसरा सत्य है। इसके बाद इसका जो पहली स्वदेशी है, इसका नाम है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन। इसका निर्माण किया गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में फार्मास्यूटिकल नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसके साथ ही ये जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के समर्थन से वाकहार्ट द्वारा विकसित नेफिथ्रोमाइसिन को मिप्रॉफ के रूप में विपणन किया जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाला मोदी है या हाला मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना, इसका आयोजन कुवैत में किया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था। 21 दिसंबर को कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हाला मोदी का आयोजन किया गया। 43 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के संदर्भ में सत्य बताना है आपको। पहला है, इसके 5वें संस्करण का आयोजन 11 दिसंबर 24 को देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित किया गया। दूसरा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। तीसरा है, इसका उद्देश्य छात्रों के दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करने के उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान में मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। केवल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 को देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। विषय है, डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य है। विषय है, इस कार्यक्रम, यह द्विवार्षिक कार्यक्रम है, विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, असत्य आपको बताना है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 विजेता डी गुकेश बने हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराकर यह खिताब जीता है। तो बी केवल हो जाएगा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में भारत के डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं। डी गुकेश ने 14वें गेम्स में चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह खिताब हासिल किया है। वह विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में वर्ल्ड चैंपियंस बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताना है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 24 के संदर्भ में 1987 भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है। दूसरा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। तो ये 17वीं नहीं है, 18वीं हो जाएगा, इसीलिए पूछा है सत्य, तो केवल एक हो जाएगा। व्याख्या देख लें तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, ये भी याद रखना, देहरादून में है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर इसको तैयार किया जाता है। इसमें दूर संवेदन उपग्रह आंकड़े और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री निर्वाचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन किया जाता है। ये 18वीं इस बार की रिपोर्ट है, ये याद रखना। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन आवरण का क्षेत्रफल देखोगे तो ये फॉरेस्ट कवर का क्षेत्रफल बता रहा है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.76% है। जबकि वृक्ष आवरण देखोगे तो इसका क्षेत्रफल 3.41% हो जाता है। ठीक है, इस बार जो वृद्धि हुई है वो ये भी याद रखना, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। 1445 वर्ग किलोमीटर की इस बार वृद्धि हुई है, 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि जो दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं, उसमें छत्तीसगढ़, देन उत्तर प्रदेश, यानी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद उड़ीसा में, देन राजस्थान में ये वृद्धि देखी गई। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य में मिजोरम है, फिर गुजरात है, इसके बाद में उड़ीसा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण देखने जाओगे तो मध्य प्रदेश, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य देखोगे तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। वहीं अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से देखने जाओगे तो लक्षद्वीप में परसेंटेज में सबसे अधिक वन आवरण है, जिसके बाद मिजोरम है 85%, फिर अंडमान निकोबार निकोबार यानी कि ओवरऑल परसेंटेज देखोगे तो उसमें टॉपर जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, वहीं स्टेट की बात करोगे तो वो हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है कि 19 राज्यों केंद्रशासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 8 राज्य केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिला है? तो ये कुवैत ने दिया है द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और भी जो अवार्ड है वो देख लेना, एक बार मिलान करने को पूछा जा सकता है अलग अलग देशों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार करना है, असत्य आपको बताना है। 10 से 20 दिसंबर 24 तक दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। इसके बाद इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो पूछा है असत्य, तो केवल एक असत्य हो जाएगा, और ये दिल्ली में ही हुआ है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। ये 12 से 22 दिसंबर हुआ है, जबकि यहाँ पे 10 से 20 दिसंबर की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बताना है आपको। मध्य प्रदेश के खजुराहो से केन बेतवा जोड़ो परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह योजना राष्ट्रीय पैकेज के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये पहली नदी परियोजना है, याद रखना। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जो 100 नंबर की जयंती है, उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। यह योजना राष्ट्रीय पैकेज के तहत देश की पहली नदी जोड़ो वाली परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस जिले इसमें लाभान्वित होंगे, जिसमें से 10 जिले जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसमें बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी ये सब आ जाएंगे। इसमें पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजना हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक का योगदान भी देगी। ठीक है, याद रहे, इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की नींव भी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है आपको। पहला है कथन, ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन किया गया। दूसरा, यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और 70 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के सरकार के मिशन में योगदान देगी। तो ये दोनों ऑप्शन, कथन और कारण, दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्य कथन बताना है। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में तीसरे वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। तीसरा है, वीर बाल दिवस का आयोजन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में किया जाता है। तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, भारत मंडपम में हुआ वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया और राष्ट्रव्यापी उत्सव है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में होता है। मोदी जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी किया। उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। नेक्स्ट, सत्य बताना है। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 24 श्रीलंका भारत अभ्यास 24 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक 2 चरणों में किया गया। दूसरा है, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है 24 का आयोजन जो है ये 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 चरणों में हो। एक तो 17 से 18 दिसंबर और दूसरी चरण 19 से 20 दिसंबर के बीच में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को एम्स अस्पताल नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके बारे में असत्य कथन पर बताना है आपको।
जन्म 26 दिसंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के पश्चिमी पंजाब के गाह गांव में हुआ था। उन्होंने 54 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की और 57 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के ऑनर्स के साथ अपनी टाइपोज प्राप्त की। दूसरी 84 से जनवरी 1986 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। डी है मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका 26 दिसंबर 24 को क्या हुआ, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। और 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था, जो ऑप्शन में देख चुके हैं, सही है। 54 ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 57 ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राइपोज प्राप्त किया। इसके साथ ही यह भी याद रखना कि 71 में तत्कालीन विदेश मंत्री, विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे। 71 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये 1972 से 76 तक थे। इसके साथ ही योजना आयोग के सदस्य भी रहे 80 से 82 तक। रिजर्व बैंक के गवर्नर ये 82 से 85 तक रहे हैं। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको पद्म विभूषण 1987 में मिला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 91 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। 22 मई 2004 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया और 9 से 14 इनका दूसरा कार्यकाल रहा, तो 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। निम्न में से आपको असत्य बताना है, सही नहीं है कौन सा। तो 1 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यही गलत हो जाएगा। दूसरा ये मिलान है, देख लेते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस और 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद में 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और ये 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल्ड ईगल है, इसको आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो याद रखना यूएसए की पक्षी है, इसको घोषित किया गया है नेशनल बर्ड के रूप में। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है आपको। पहला है विश्व एड्स दिवस 1988 से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम सही रास्तों पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना बी जो है रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो रामा सुब्रमण्यम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नियुक्ति राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है, याद रखना 93 का, उसके अंतर्गत यह बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें 1 अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। यानी 1 अध्यक्ष हो गए और 5 ये 6 हो गए और 2 डीम्ड, यानी 7 सदस्य हो गए। और कम से कम इसमें 3 पदेन होने चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 से 70 वर्ष तक होता है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और पहले अध्यक्ष, याद रखना, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के बारे में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन है, याद रखना, पुष्पक भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य बताना है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया। ट्रंप को यह उपलब्धि पहली बार, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बार इनको उपलब्धि मिल चुकी है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत। ये 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं इस बार यूएसए के, याद रखना। ये 2023 में इनको ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए दूसरी बार है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान जो है रुश्दी किस पुस्तक पर से भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया, तो याद रखना इनकी पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेज, इंपॉर्टेंट है। तो ये सलमान रुश्दी जो कि ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं, इनमें 36 साल बाद इस प्रतिबंध को भारत सरकार ने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी को व्यास सम्मान 24 से नवाजा गया। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका सूर्यबाला का उपन्यास कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी के लिए इनको मिला है पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान 2024। और इसके साथ में 25 अक्टूबर 43 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी सूर्यबाला ने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने के उपरांत पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के किस बालक बालिका को सम्मानित किया गया है, तो याद रखना साक्षी अग्रवाल को उत्तर प्रदेश से सम्मान किया गया है। साक्षी अग्रवाल ऑप्शन, इसमें व्याख्या देखें तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 17 बच्चों यानी टोटल 17 लोगों को इसमें पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश की साक्षी अग्रवाल, बिहार के सौरभ कुमार और गोल्डी कुमारी, ये बिहार से 2 लोग हैं, और साक्षी अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश में। 17 बच्चों में 10 लड़कियां और 7 लड़के को सम्मानित किया गया है। 7 श्रेणियों में असाधारण वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। और जो साक्षी अग्रवाल है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की रहने वाली है। 8 वर्षीय जो है एक कथक नृत्यांगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में नवंबर 24 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। दूसरा ऑप्शन, कोल इंडिया लिमिटेड केवल गैर कोकिंग कोयले के उत्पादन से जुड़ी है, तो 1 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है गैर कोकिंग खादानों और साथ ही साथ एकीकृत कोकिंग कोयला, ये दोनों का इसमें बनाया जाता है, दोनों का जो है भंडार, दोनों के उत्पादन में ये भाग लेती है, इसलिए सही हो जाएगा। इसके साथ ही आप ये याद रखना कि महारत्न कंपनी है जो है CIL जो है वो महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में नवंबर 24 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए और कोल इंडिया लिमिटेड केवल गैर कोकिंग कोयले के उत्पादन से जुड़ी है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि
केवल गैर कोकिंग कोयले से संबंध नहीं रखती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जो विदेश डॉक्टर एस जयशंकर ने कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय नहीं है, याद रखना पर्यटन मंत्रालय नहीं है, संस्कृति मंत्रालय है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश डाक से बताना है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन नई दिल्ली में 15 और 16 नवंबर 24 को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो दोनों ऑप्शन असत्य पूछा है, तो सी हो जाएगा, यानी दोनों असत्य है। तो इसमें पहला नंबर तो ये आयोजन 5 से 6 नवंबर 24 को हुआ और ये राष्ट्रपति मुर्मू रही हैं, ना कि मोदी जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नवंबर 24 माह में बोत्सवाना का जो है राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति बन गए हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ड्यूमा बोको। ठीक है, ड्यूमा बोको बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शॉर्ट फिल्म जो है सनफ्लावर वर फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल कर ली। इसके निर्देशक कौन है? तो याद रखना चिदानंद एस नाइक इसके जो है निर्देशक है। नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन है? पीएम विश्वकर्मा, आप सत्य बताना है। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। योजना की अवधि 5 वर्ष है। और इसके बाद नेक्स्ट है, योजना का अनावरण 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने किया था। तो इसका बी हो जाएगा, 1 2 सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 76वें नहीं है, ये 77वें गणतंत्रता दिवस पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल में विमोचन पुस्तक जस्टिस फॉर द नेशन के लेखक कौन है? तो याद रखना इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जस्टिस फॉर नेशन को जो है इसको लिखा है, याद रखना इसके लेखक हैं अनुराग भास्कर। अनुराग भास्कर ने लिखा है जस्टिस फॉर द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 25 के कुंभ मेले का आयोजन कब से कब तक? तो याद रखना ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जो है इसका आयोजन हुआ है कुंभ मेले का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कथन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव जो है व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव योजना को 1 अक्टूबर 24 से लागू किया गया। दूसरा है, भारत सरकार का लक्ष्य 2075 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है। तो पहला सही हो गया, क्योंकि ये 2070 है, 75 नहीं है, याद रखना नेट जीरो कार्बन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो याद रखना इसरो करेगा प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च। असत्य बताना है कौन सा है इसमें से, तो इसमें सी असत्य हो जाएगा। वर्तमान में एनआई के जो महानिदेशक है वो तपन डेका नहीं है, और जो सही है उसको देख लेते हैं। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 24 का आयोजन 7 से 8 नवंबर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसके बाद यह सम्मेलन गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, यह भी सही है। 2 अगस्त 2019 को एनआई एक्ट में संशोधन किया गया, जिसमें नए अपराध जोड़े गए और एनआई को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी दिया गया, जिसकी वजह से अब एनआईए विदेश जांच भी कर सकता है। अब देख लेते हैं सी वाला कौन असत्य है, मतलब ये तो एनआई के महानिदेशक बन गए हैं श्री सदानंद वसंत दाते हैं, डेका नहीं है। प्रोजेक्ट गाथा किससे संबंधित है? याद रखना सैन्य विरासत संरक्षण और विस्तारण से संबंधित है प्रोजेक्ट जो है गाथा। फिर इसके बाद में उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में असत्य बताना है। तो पहला है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के मामले में राज्य ने पहला स्थान हासिल किया, सही हो जाएगा। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में, अचीवर श्रेणी में लीडर्स के रूप में रखा गया, यह भी सही हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत उत्तराखंड के कुफरी गांव में हुई है, यही गलत हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, ये कुफरी नहीं है, याद रखना ये है माड़ा गांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूएस एशिया रैंकिंग 25 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला है, भारत के 3 संस्थान शीर्ष 50 में और 9 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। ठीक है, दूसरा है, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 34वें नंबर है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 गलत है, क्योंकि इसमें जो है 50 में नहीं है, 100 में, याद रखना। 2 संस्थान, भारत के 2 संस्थान क्यूएस एशिया रैंकिंग 25 के संदर्भ में 50 में से, और यानी 50 में से कितने हैं? 2 हैं, जबकि इसमें कितना दिया है? 50 में से 9 संस्थान, तो 9 नहीं है, 2 हैं। और 7 संस्थान 100 में शामिल हैं, टॉप यानी 50 में तो 2 हैं, और टॉप 100 में तो 7 शामिल है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को 34 स्थान नहीं है, 44वां स्थान मिला है, ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में तो एक देख चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी बने हैं। इसके बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो याद रखना ये ब्रिस्बेन में किया है, ब्रिस्बेन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया? तो थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को याद रखना, पैंटोगन सिनावात्रा जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी अभी हैं। कुछ दिवस हैं उसमें मिलान नहीं बताना है, तो बी वाला जो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है वो 12 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, वो मनाया जाता है 17 नवंबर को, याद रखना 17 नवंबर। जो मिलान है वो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, शहीदी दिवस 24 नवंबर। इसके बाद और मुख्य जो दिवस हैं, 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस देख चुके हैं, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, 24 नवंबर को शहीदी दिवस। इस दिन गुरु तेग बहादुर जी को शहादत की याद में मनाया जाता है। सत्य कथन बताना है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संविधान के 85वें संविधान संशोधन द्वारा 21A के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की सुदृढ़ किया गया। तीसरा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। तो पहला ऑप्शन इसमें सिर्फ सही हो जाएगा। सत्य पूछा है तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये 86वां पहला नंबर संविधान संशोधन है, 86 नंबर का 2003 में हुआ था, और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है जो 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये व्याख्या देख ही लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सूकर चैंपियनशिप 24 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना इसका खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत ने 23 में पेटेंट आवेदनों में अभूतपूर्व प्लस 25.7% की वृद्धि दर्ज की है। तीसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि के साथ भारत 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है। चौथा है, पेटेंट आवेदनों के मामले में विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर है। तो इसका सी हो जाएगा 1, 3 एंड 4, 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर व्याख्या देखें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत ने पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए शीर्ष 10 देशों में स्थान हासिल करके बौद्धिक संपदा फाइलिंग में 22वें नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत ने 23 में पेटेंट आवेदनों में अभूतपूर्व, ये प्लस 25 नहीं है, याद रखना, प्लस वहाँ ऑप्शन में 25 दिया है, लेकिन ये प्लस 15.7% की वृद्धि दर्ज की है। आवेदनों के मामले में विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर है। इसमें बौद्धिक संपदा गतिविधियों के मामले में भारत ने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अग्रणी देशों में जगह बना ली है। 61% की वृद्धि के साथ 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य बताना है। 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया। वर्ष 14 में भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो पहला सही हो जाएगा, ये 14 में नहीं है, 2015 में है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो यही व्याख्या हम देख रहे थे, तो ये 2014 नहीं है, 2015 है ये वर्ष। तो जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो भी चीज़ें विशेष थी, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो अभी के लिए इतना।